दोस्तों, प्यार करना गुनाह नहीं होता, लेकिन प्यार को पाने के लिए सारी हदें पार कर देना बहुत बड़े गुनाह की तरफ आपको लेकर जाता है। दोस्तों, जिस प्रकार से एक लड़के को लगने लगा था कि अब उसकी जो गर्लफ्रेंड है, जिससे वह बचपन से ही प्यार करता हुआ आ रहा है, स्कूल कॉलेजों में जिस लड़की के साथ वह अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के बारे में सोचा करता है, अब वह लड़की उससे छिन जाने वाली है। दरअसल उस लड़की की किसी और लड़के से शादी होने वाली है। इसी बात को लेकर वह लड़का बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है और लगातार फ़ोन करके उस लड़की से कहने लगता है कि तुम ऐसा करके अच्छा नहीं कर रही हो, देखो वो तुम्हारे बिना कहाँ पर रहेगा, कैसे रहेगा, उसकी ज़िंदगी के साथ क्या हालात होने वाले हैं, तुम उस बात को बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन उस आदमी के साथ कुछ ऐसा हो जाएगा तुमने कभी विचार भी नहीं किया। वह आखिर यहाँ पर क्या करे क्या ना करे, वह बहुत ही ज़्यादा दुखी एवं परेशान है। तुम उसके लिए ऐसा काम बिल्कुल ना करो। लेकिन वह लड़की उस लड़के को साफ साफ शब्दों में मना करती है और उससे कहती है कि देखो भाई, ऐसा है, हमने प्यार किया, हमें सारी बातें मालूम थी, हमने अपने परिवार को बताई और उनसे कहा कि भाई आप लोग हमारी बात मान जाइए। लेकिन जब हमारे परिवार, दोनों के परिवार जब इस रिश्ते के लिए राज़ी ही नहीं हुए, तो फिर हम शादी कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर वह लड़का कहता है कि कोई बात नहीं, यदि तुम शादी नहीं कर सकते तो मेरे साथ भाग चलो। लेकिन वह लड़की कहती है कि देखो, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा प्यार मैं अपने पिता से करती हूँ। मैं अपने पिता का नीचे शर्म से झुकता हुआ चेहरा बिल्कुल भी नहीं दे सकती। और देखो, अब आपको खुद को समझाना होगा। यदि तुम अपने आप को समझाते हो तो हम दोनों के परिवारों की इज्जत बनी रहेगी और इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहेगी। दोस्तों, कहीं ना कहीं वह जो लड़का है वह बहुत ही बुरी तरह से आहत हो चुका था। वह लगातार उस लड़की से शादी करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगता है, लेकिन वह लड़की उसको अपनी समझदारी का परिचय देते हुए उससे बार बार मना कर रही कि देखो, तुमसे वह शादी नहीं कर सकती। दरअसल उसके पिता ने उसके लिए जिस पति को ढूंढा है, जिस होने वाले वर को ढूंढा है, वह लड़का बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे ढंग से बातचीत भी करता है और उसने अपना परिवार संभाल रखा है। अब तो वह जो लड़का है वह कहता है, अरे तुम मतलब उससे भी बात कर लेती हो। तो वो लड़की कहती है, हाँ बिल्कुल, जब उनका फ़ोन आता है तो मुझे जवाब देना चाहिए और मैं उनको जवाब भी देती हूँ। मैंने इसमें गलत क्या किया, बात तो मैं तुमसे भी करती हूँ। दोस्तों, इन बातों को सुनता है जब वह लड़का बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और अब तो उसके दिमाग में कुछ ऐसी प्लानिंग चल रही होती है। वह कहने लगता है कि निशु, देखो, यदि तुम मेरी नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें दुनिया में किसी और की बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। और दोस्तों, अब तो वह जो लड़का है, वह जो प्रेमी लड़का है, वह एक ऐसा काम कर देता है जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी दंग रह जाएंगे। और दोस्तों, मैं आपसे वादा करता हूँ आपको यह कहानी बिल्कुल पसंद आने वाली है। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किसी क्राइम के। और दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, हम लोग फेसबुक पर भी हैं, हमको फेसबुक पर फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है बिजनौर, उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, बिजनौर के अंतर्गत आने वाला वह जो गाँव करौंदा चौधर नाम का, यहाँ पर मतलब कि बहुत अच्छा परिवार रहा करता है। व्यक्ति का नाम होता है शीशपाल। शीशपाल की बेटी नीशू की 1 मई को बारात आने वाली थी। यहाँ पर वह व्यक्ति अपनी बेटे पूरे परिवार के साथ खुशियों में इस प्रकार से डूबा हुआ था कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है और बस बड़े ही जोर शोर से, यानी कि वह सब कुछ लगा देगा, पूरी जी जान लगा देगा और अपनी बेटी की शादी को बहुत ही अच्छे ढंग से कामयाब बना देगा। जिस प्रकार से शीशपाल अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में जुटा हुआ है, वह वहाँ हलवाई को भी पैसे देकर आया है, यानी कि हर तरह की सारी कंडीशन जो कि उसको पूरा करनी थी, दहेज का सामान लाना था, सब चीज़ों को वो लेकर आता है और बस अपनी बेटी की जो शादी की तैयारी है उसमें जुटा हुआ होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो भी व्यक्ति शीशपाल है वह बिल्कुल किसी भी डर के बिना अपनी बेटी की शादी कराना चाहता है। और जब उसकी बेटी यानी कि 20 तारीख को उससे कहती है कि पिताजी, आज उसको बाज़ार जाना है, उसको कुछ पहनने के जो कपड़े हैं उनका माप देकर आना है,
ताकि वो जो टेलर है वह सही ढंग से सही टाइम पर उन कपड़ों को सिल दे। और उसको बाज़ार से कुछ ऐसे सामान भी लाने हैं जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब तो वह पिता राज़ी हो जाता है और बस अपनी बेटी को मोटरसाइकिल पर बिठाकर आगे जाने लगता है। उसके पीछे पीछे दूसरी मोटरसाइकिल पर उसका बेटा दीपराज और उसकी छोटी बेटी आकांक्षा भी बैठी हुई होती है और वो लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, बाजार की तरफ जा रहे होते हैं। दोस्तों, जब वह मोटरसाइकिल आगे बढ़ती है यानी कि बढ़ापुर क्षेत्र की तरफ जाती है, अचानक शीशपाल देखता है कि यहाँ पर कुछ जो लोग हैं उन्होंने कुछ ईंट पत्थर रोड पर गिरा रखे हैं। इसकी वजह से उनकी मोटरसाइकिल की रफ्तार धीमी हो जाती है। लेकिन उसी समय वहाँ पर घात लगाए हुए एक लड़का बैठा होता है। वह लड़का जो कि झाड़ियों में से निकलता है, उसके हाथ में एक असला होता है। उस असला को हवा में लहराते हुए वह कहने लगता है कि नीशू, यदि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें दुनिया में किसी और की बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इससे पहले कि कोई वहाँ पर समझ पाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है, अचानक से गोलियाँ चलने की आवाज़ आने लगती है। और दोस्तों, ये गोलियाँ 3-4 बार चलती हैं और अचानक से वह जो लड़की नीशू है जो कि अपने पिता के पीछे बैठी हुई है, वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है। यानी कि जो भी गोलियां लगी थी वो सभी की सभी नीशू के सीने को पार कर चुकी थी और नीशू बस वहीं पर तड़प कर गिर जाती है। वह अपनी सांसें गिन गिन कर ले रही होती है। अचानक वह जो पिता शीशपाल बिल्कुल सन्नाटा रह गया है। सोचने पर उसका दिमाग ने काम करना बिल्कुल बंद कर दिया है। परेशान अवस्था में जैसे तैसे मोटरसाइकिल से उतरता है। वह अपनी बेटी को पकड़कर देखता है। अचानक से वह जो लड़का है जो कि हाथ में असला लिए हुए था, वह पीछे की तरफ वापस भाग जाता है। उन झाड़ियों से होता हुआ खेतों में पार होते हुए जो पता नहीं कहाँ पर लापता हो गया, उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। लेकिन यहाँ शीशपाल अपनी बेटी नीशू को गोद में उठाते हैं, उसको लेकर भागने की कोशिश करते हैं। पीछे पीछे जो उनका बेटा दीपराज है वह मोटरसाइकिल लेकर आता है और अब यानी अपने पिता और अपनी बहन को उस मोटरसाइकिल बिठाते हैं, सीधे हॉस्पिटल जाते हैं। दोस्तों, आनंद फानंद में हॉस्पिटल में इमरजेंसी में उस लड़की को लेकर जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर्स जब उस लड़की का चेकअप वगैरह करते हैं, वो शीशपाल को साफ साफ कहते हैं कि इस लड़की के अंदर यानी कि अब धड़कनें बची नहीं है, इस लड़की का समय पूरा हो गया है और आपको ये जो डेड बॉडी है ये ले जानी चाहिए। लेकिन यह तो एक गोलीकांड था। अब दोस्तों, जैसे कि ये खबर पुलिस के पास भी पहुंच गई थी, बिजनौर पुलिस तुरंत वहां पर पहुंचती है और उस व्यक्ति शीशपाल से पूछ रहे होते हैं कि कौन थी ये लड़की और कैसे कैसे किस लड़के ने इस लड़की पर जानलेवा हमला किया है। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता जिससे ठीक ढंग से रोया भी नहीं जा रहा है, वह बिल्कुल ऐसे हक्का बक्का है कि जैसे वहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा हो जिसके बारे में उसको कोई जानकारी ही नहीं है। वह कुछ भी नहीं कह पाता है। उसका जो बेटा दीपराज है वह बताता है कि साहब, वह जो लड़का जिसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया उस लड़के का नाम शिवांग त्यागी है। दोस्तों, जैसे ही ये जानकारी मिलती है, पुलिस उस शिवांग त्यागी की धरपकड़ में आगे बढ़ती है और दोस्तों, बहुत ही जल्दी उस लड़के शिवांग त्यागी को, जो कि अपने खेतों पर बने हुए कोठरा में मौजूद होता है, दोस्तों पुलिस अब उस लड़के को जाकर गिरफ्तार कर लेती है। और जब उससे पूछा जाता है तो यहाँ पर एक अलग ही तरह का खुलासा सामने आता है। दोस्तों, जब उस शिवांग से पूछताछ की जाती है, शिवांग बताता है कि वह उस लड़की नीशू से बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत किया करता था और ये मोहब्बत स्कूल कॉलेज के दिनों से थी। यानी कि स्कूल में भी एक दूसरे को चाहते थे, कॉलेज में आए तो वहाँ पर भी एक दूसरे को चाहते थे। और अब जब उस लड़की नीशू की शादी कहीं और जगह तय कर दी गई तो इस बात से वह जो लड़का है शिवांग बहुत ही ज़्यादा दुखी था। वह लगातार उस लड़की नीशू से कहा करता कि देखो, हमारी ज़िंदगी जो भी बीती है वह एक दूसरे को प्यार करते हुए बीती है, लेकिन वह किसी और की बाहों में तुमको नहीं देख सकता। इस पूरी बात को वह लड़की सुनती तो है। यहाँ पर वह एक दिन जब अपने माता पिता को शिवांग के बारे में सब कुछ बताती है तो दोस्तों, यहाँ पर बिरादरी अलग, सारी कहानी अलग, यानी कि ये शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। और जो वह लड़का और जो नीशू के पिता हैं वह उस लड़की से साफ शब्दों में मना कर देते कि बेटी, ऐसा करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा और यदि तुम ऐसा करती हो तो बस ये मान लेना कि तुम्हारे पिता
अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे कि एक बेटी को उसका पिता बहुत ही ज़्यादा प्यारा होता है, यहाँ पर वह लड़की कहती कि पिताजी जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। अब तो उस लड़की को समझा बुझा लिया गया है, काफ़ी अच्छी मान मनोवाल की गई है, उसको हर तरह का मतलब कि बताया जाता है भाई आगे पीछे का कि हालात ज़्यादा बिगड़ जाएंगे, हम तुमसे मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे, बहुत सारी कहानियाँ बताई जाती हैं। और फिर गांव का वह रिश्ता, यानी कि वो लोग त्यागी हैं, उनकी बरादरी कोई और है, इस तरह की सारी बातें जब उस लड़की को समझाई जाती है तो वह जो लड़की है वह सब मना कर देती है कि वह शिवांग से बिल्कुल भी शादी नहीं करेगी। अब तो ये हालात आगे बढ़ने वाले थे। जो वह लड़की है नीशू अपने पिता की बात पर खरी उतरती है और शिवांग के पास फ़ोन करके कहती है कि देखो वह तुमसे शादी नहीं कर पाएगी। अब तो इस बात को लेकर शिवांग बहुत ही ज़्यादा दुखी होता है, परेशान होता है और वह बार बार उस लड़की नीशू से कह रहा होता है कि देखो यदि तुमने उनकी बात नहीं मानी तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि वह तुम्हारे साथ तुमसे प्यार करता है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है और वह तुम्हारे बगैर ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन वह लड़की नीशू उसको समझाती है, कहती है कि देख कोई बात नहीं, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन उनकी शादी बिल्कुल भी नहीं हो सकती। वह अपने पिता से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और उसके पिता ने उससे कह दिया कि यदि तू ऐसा कुछ करेगी तो मेरा बना मुंह देखेगी। अब तो वह जो लड़की है अपने पिता के कहने पर, अपने परिवार के समझाने पर समझ तो गई है और उसकी शादी तय कर दी जाती है एक दूसरे गांव में एक लड़के से। वह लड़का पढ़ा लिखा इंजीनियर होता है। अब तो नीशू उस लड़के के बारे में जब जानती है, मानती है कि हाँ वह जो लड़का है जिससे उसकी शादी होने वाली है वह मतलब कि अपने घर में इकलौता लड़का है और वह उस घर में जाएगी तो बड़े ही ढंग से राज करके रहेगी। इन पूरी बातों को वह लड़की ठीक ढंग से समझती है और कहने लगती है उस लड़के शिवांग से कि शिवांग अब तुम उससे फ़ोन पर बातचीत मत किया करना, क्योंकि उन्होंने उस रिश्ते के होने के बाद भी फ़ोन पर बातचीत करना बिल्कुल भी बंधन नहीं किया था। अक्सर वह शिवांग उस लड़की के पास फ़ोन कर लिया करता था, लेकिन ये जो लड़की नीशू है वह उस लड़के शिवांग को अक्सर समझाया करती कि कोई बात नहीं, अब इस पूरे मामले को सुलझा लो, ठंडा कर लो, क्योंकि यह मामला जो आगे बढ़ेगा उसके लिए मुसीबतें बढ़ती ही जाएंगी। अब तो वह जो लड़का शिवांग है अब इस पूरे मामले में ऐसा दिमाग लगाता है कि यदि नीशू उसकी नहीं हुई तो वह नीशू को किसी और की नहीं होने देगा और बस वह वहीं नज़दीक के गांव से उस मतलब कि असले को लेकर आता है, जो कि बिना लाइसेंस वगैरह का अवैध होता है, उसको लेकर तो आता है। साथ में कुछ ऐसी गोलियां भी होती हैं जो कि 315 बोर की होती हैं, उनको लेकर आता है और बस घात लगाकर वहाँ उस जगह पर बैठ जाता है झाड़ियों के पीछे, क्योंकि उसको मालूम चल गया था कि नीशू बाजार जाने वाली है। वह वहाँ पर कुछ ईंट पत्थरों को रोड पर फेंक देता है और जब नीशू के पिता नीशू को लेकर वहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल को स्पीड को मंदा करते हैं, अचानक से वह लड़का शिवांग है जो कि अपने असलहा को लहराते हुए बाहर आता है और ज़ोर से चिल्लाकर कहता है कि नीशू देखो यदि तुम उसकी नहीं हुई तो वह तुम्हें किसी की भी नहीं होने देगा। और बस इसी बात के चलते वह उस असले से उन गोलियों को दागना शुरू कर देता है। दोस्तों जिस प्रकार से वह जो गोलियां उस लड़की नीशू के सीने में उतार रहा है, अब तो वह जो नीशू है घायल होकर मोटरसाइकिल से नीचे गिर पड़ती है और दोस्तों उसकी जो सांसों की गति है बहुत ही ज़्यादा मतलब कि कम हो जाती है। यहाँ पर वह जो पिता शीशपाल है वह अपनी बेटी की बॉडी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ भागता तो है, लेकिन तब तक उस लड़की नीशू की सांसें हमेशा के लिए बंद हो चुकी होती हैं। दोस्तों जिस प्रकार से पुलिस ने उस शिवांग को गिरफ्तार किया, उससे उस अवैध हथियार को बरामद किया, यहाँ पर शिवांग कहता है कि उसको कोई भी दुख नहीं कि अपनी प्रेमिका की जान लेने के जुर्म में जेल जा रहा है, उसे कोई भी दुख दर्द नहीं है। यानी कि उसे इस बात की खुशी है कि नीशू यदि उसकी नहीं हुई तो वह किसी और की नहीं होने देगा। दोस्तों अब तो पुलिस ने उस लड़के शिवांग को यानी कि अब वहाँ की निचली कोर्ट के सामने जब पेश किया तो पुलिस ने उसको करीब 6 दिन के लिए रिमांड पर लिया है। उससे और भी पूछताछ की जा रही कि आखिर वह जो अवैध हथियार है कहाँ से आया है, किसने उसको प्रोवाइड किया है। यानी बहुत सारी जांच हैं जो कि पुलिस के मामले में चल रही हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या उस शिवांग ने जो कदम उठाया क्या वो सही या गलत था। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य
किसी को प्रश्न करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ये घटनाक्रम सामने आते हैं उनसे तो भाई यही लगता है कि आदमी की सोच कितनी संकीर्ण और छोटी हो गई है। अरे तुम्हारा जिससे मतलब कोई बातचीत हो गई है, यारी दोस्ती हो गई है, तुम शायद उसको प्यार कहने लगे हो, वह प्यार नहीं, वह तो सिर्फ शरीरों की भूख है और आप इस शारीरिक भूख को पाना चाहते हो, उसको बढ़ाना चाहते हो, तो बस इसी काम में लगे रहो। अरे जब वह लड़की किसी और लड़के से शादी करना चाहती है, उसके परिवार के साथ वह खुश रहना चाहती है, तो फिर आपको इस प्रकार की मतलब बेवकूफ़ी करना ज़रूरी है क्या? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि यदि आपकी प्रेम कहानी है तो प्रेम कहानी ही होनी चाहिए, वह क्राइम की कहानी ना बने। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें और सोच कर रखें कि भैया यदि आपने कोई भी गलत काम किया तो उसका परिणाम आपको अवश्य भुगतना होगा। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतर रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।